नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हर साल गणतंत्र दिवस की शाम, मतलब जब पद्म पुरस्कारों की लिस्ट आती है, तो सबकी नजरें बड़े नामों पर होती हैं। हाँ, फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, बड़े उद्योगपति। बिल्कुल, लेकिन आज हम इस लिस्ट को जरा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। जी, हमारे पास गृह मंत्रालय से जारी 2026 की पूरी सूची है और सवाल ये है कि क्या ये लिस्ट सिर्फ कुछ जाने पहचाने चेहरों का सम्मान है या फिर ये 2026 के भारत की बदलती प्राथमिकताओं की कोई कहानी कहती है। यही हमारा आज का मिशन है। हम सिर्फ नाम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नामों के पीछे के ट्रेंड्स, उनकी कहानियों और उस तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे जो ये लिस्ट बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आंकड़ों से शुरू करते हैं। इस साल की बड़ी तस्वीर क्या है? इस साल कुल 131 पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। पर इन आंकड़ों में एक बहुत दिलचस्प बात छुपी है। अच्छा, क्या? एक छोटी सी बारीकी। आप उन युगल मामलों की बात कर रही हैं, डुओ केसेस, जहां सम्मान एक गिना जाता है पर मिलता 2 लोगों को है। सही पकड़ा। इस बार लिस्ट में ऐसे 2 मामले हैं। इसका मतलब है कि सम्मानित होने वाले लोगों की असल संख्या 131 से ज्यादा है। ये एक छोटी सी बात लगती है, पर यह दिखाती है कि कभी-कभी योगदान इतना जुड़ा हुआ होता है कि उसे आप अलग कर ही नहीं सकते। ये तो शुरुआत में ही एक दिलचस्प बात पता चली। चलिए फिर सबसे बड़े सम्मान से शुरू करते हैं। पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कौन है इस साल के 5 नाम? इस साल के 5 रत्न हैं। कला के क्षेत्र में श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी, जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। धर्म जी। जी। फिर सार्वजनिक मामलों के लिए केरला से श्री वीएस अच्युतानंदन जी, इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। 2 दिग्गज, एक कला से, एक राजनीति से, और बाकी 3? कला के क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश से वायलिन वादक सुश्री एन राजम, और फिर 2 और नाम केरला से ही हैं। अच्छा जी। सार्वजनिक मामलों के लिए श्री केटी थॉमस और साहित्य एवं शिक्षा के लिए श्री पी नारायणन। एक मिनट, यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। 5 में से 3 पद्म विभूषण विजेता अच्युतानंदन जी, थॉमस जी और नारायणन जी, ये सब केरल से हैं। ये मैच संयोग तो नहीं हो सकता। मैं इसी पर आ रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है। केरल की जो राजनीतिक और साहित्यिक परंपरा है, वो हमेशा से राष्ट्रीय मुख्यधारा से थोड़ी अलग और मुखर रही है। हाँ, ये तो है। तो इन पुरस्कारों का मतलब ये भी हो सकता है कि केंद्र अब इन आवाजों को ज्यादा मान्यता दे रहा है, या फिर उनका योगदान ही इतना बड़ा है कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं। और साथ ही कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र जी और एन राजम जी को सम्मान देकर एक संतुलन भी साधा गया है। मतलब सार्वजनिक जीवन जितना ही महत्वपूर्ण, कला का योगदान भी है। बिल्कुल। अब पद्म भूषण की तरफ बढ़ते हैं। ये सम्मान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। मतलब वो लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में एक बेंचमार्क सेट कर दिया हो। और यहाँ तो नामों की पूरी आकाशगंगा है। सुश्री अलका याग्निक, जिनकी आवाज दशकों से हमारे दिलों पर राज कर रही है, और दक्षिण से अभिनय के महानायक श्री ममूटी। हाँ, और व्यापार जगत से श्री उदय कोटक का नाम भी है। ये वो नाम है जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे उद्योग के लिए रास्ते बनाए हैं। लेकिन इस लिस्ट में राजनीति के 2 अलग-अलग पीढ़ियों के दिग्गज भी दिखते हैं। आप श्री शिबू सोरेन और श्री भगत सिंह कोश्यारी की बात कर रही हैं। जी। एक तरफ झारखंड की जमीनी राजनीति के प्रतीक शिबू सोरेन जी, जिन्हें मरणोपरांत सम्मान मिला है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति में एक लंबा अनुभव रखने वाले भगत सिंह कोश्यारी जी। ये दिखाता है कि पुरस्कार राजनीति के अलग-अलग रंगों और धाराओं को भी मान्यता दे रहे हैं। और एक नाम है जिस पर मेरी नजर अटक गई, श्री विजय अमृतराज। ये नाम सुनकर तो जैसे बचपन की यादें ताजा हो गईं। विंबलडन के हरे कोर्ट पर सफेद कपड़ों में उन्हें खेलते देखना, क्या दौर था वो। बिल्कुल। उनका टेनिस में योगदान सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक कमेंटेटर और भारत के खेल दूत के तौर पर भी बहुत बड़ा रहा है। हाँ, ये तो है। और खेल की बात चली है तो पद्मश्री में भी इस बार कई बड़े नाम हैं। हाँ, मैंने देखा। क्रिकेट से रोहित शर्मा और महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी की दीवार कही जाने वाली सविता पूनिया और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, ये सब तो अपेक्षित नाम थे, लेकिन एक नाम ने मुझे चौंकाया। आप जरूर जॉर्जिया के श्री व्लादिमीर मिशविलजे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एक विदेशी खिलाड़ी को, वो भी मरणोपरांत, भारत का नागरिक सम्मान, ये थोड़ा हैरान करने वाला है।
कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या हमारे देश में प्रतिभा की कमी है, या आप इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के तौर पर देखती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हम किसी विदेशी नागरिक को सम्मान देते हैं तो हम उस व्यक्ति के भारत के साथ रिश्ते को सम्मान देते हैं। श्री मिशविल्जे का भारतीय खेल से कोई गहरा नाता रहा होगा और ये सम्मान उस रिश्ते को मान्यता देता है। मतलब ये पुरस्कार अब सिर्फ भारतीय पासपोर्ट तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इन सभी जाने पहचाने नामों से परे पद्म पुरस्कारों की असली आत्मा तो उन गुमनाम नायकों की कहानियों में बसती है जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ की सुश्री बुद्री ताती जी की, जिन्हें लोग प्यार से बड़ी दीदी कहते हैं। उनके बारे में थोड़ा और बताइए। दंतेवाड़ा जैसे इलाके में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती से कहीं ज्यादा। सोचिए, दंतेवाड़ा का हिरनार गांव जो नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित रहा है, वहां सुश्री ताती 1984 से काम कर रही हैं, लगभग 4 दशक। 4 दशक? जी। और उनका काम 2 मोर्चों पर है, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति। और उनका प्रभाव कैसा रहा है? उन्होंने 500 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, उन्हें छोटे मोटे काम सिखाए, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये पक्का किया कि गांव की लड़कियां स्कूल जाएं। उस माहौल में जहां डर और हिंसा का साया रहता है, वहां उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए रखना ये असाधारण है। जब ऐसे किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है तब लगता है कि ये सम्मान अपनी सही जगह पहुंचा है। आदिवासी उत्थान का एक निस्वार्थ चेहरा, ये लाइन उनके काम को पूरी तरह बयां करती है। और यही कहानियां इन पुरस्कारों को जमीन से जोड़ती हैं। एक और ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानी डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले की है, जिन्हें अबूझ माड़ के मसीहा कहा जाता है। अच्छा, तो ये वही युगल मामला है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। जी, ये पति पत्नी की जोड़ी है और इनका काम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले 37 सालों से ये दंपति बस्तर और अबूझ माड़ के उन दुर्गम आदिवासी इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं जहां आज भी सड़क या बिजली नहीं है। 37 साल मीलों पैदल चलकर मेडिकल कैंप लगाना, उन इलाकों में यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक तपस्या है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जब इन्हें एक साथ सम्मान मिलता है तो ये उनके साझा संघर्ष, उनके साझा समर्पण का सम्मान है। ये उस समावेशिता या इंक्लूजन की भावना को भी दिखाता है जो इस साल की सूची में बार बार नजर आती है। और क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं इस बार? महिलाओं की भागीदारी एक अहम पहलू है। इस साल कुल 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं, जैसे सामाजिक कार्य के लिए सुश्री सुशीलम्मा या कला के लिए सुश्री सोमा सिंह। बेशक ये संख्या और बढ़नी चाहिए, लेकिन ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और वैश्विक सम्मान का जो ट्रेंड हमने श्री मिशविल्जे के नाम में देखा, वो और भी है। हाँ, कुल 6 पुरस्कार विदेशी NRI, PIO या OCI श्रेणी के लोगों को दिए गए हैं। इनमें अमेरिका में कैंसर के इलाज के लिए मशहूर डॉक्टर नौरी दत्तात्रेय और जर्मनी के कला विशेषज्ञ प्रोफेसर लाल्स क्रिश्चियन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और एक और बात, इस सूची में 16 नाम ऐसे हैं जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है, जैसे विज्ञापन जगत के दिग्गज श्री पीयूष पांडे और अभिनेता श्री सतीश शाह। जी, ये उन लोगों के योगदान को याद करने और सम्मान देने का एक तरीका है जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। बुद्री ताती और गोडबोले दंपत्ति जैसे लोगों को सम्मान मिलते देखना वाकई शानदार है। इससे मेरे मन में ये सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया हमेशा से ऐसी थी या इसमें हाल के वर्षों में कोई बड़ा बदलाव आया है? इन पुरस्कारों का इतिहास क्या रहा है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही इन पुरस्कारों की बदलती आत्मा को समझाता है। सबसे पहले तो इनका क्रम समझना जरूरी है। सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और आखिर में पद्मश्री। और इनके नाम हमेशा से ऐसे नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं। जब 1954 में इनकी शुरुआत हुई तो एक ही पुरस्कार था, पद्म विभूषण, जिसकी 3 श्रेणियां थीं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ये तो किसी ट्रेन के डिब्बे जैसा लगता है। काफी दिलचस्प है। तो फिर ये आज के नाम कब आए? ठीक 1 साल बाद 8 जनवरी 1955 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना के जरिए ये बदलाव हुआ। तब पहले वर्ग को पद्म विभूषण, दूसरे को पद्म भूषण और तीसरे को पद्मश्री कहा जाने लगा।
लेकिन ये पुरस्कार हमेशा से हर साल नहीं दिए गए। अच्छा, इनमें कोई रुकावट भी आई है? हाँ, इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है। पहली बार 1978 से 1989 तक और दूसरी बार 1993 से 1997 के बीच ये पुरस्कार निलंबित रहे। ये अंतराल भी भारत के राजनीतिक और कानूनी इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ दिखाते हैं। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। चयन समिति बुद्री तांती या गोडबुल्ले दंपति जैसे गुमनाम नायकों तक पहुंचती कैसे? अब प्रक्रिया क्या है? देखिए, यही इन पुरस्कारों का सबसे क्रांतिकारी पहलू है जो पिछले कुछ सालों में बदला है। अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से नामांकन पर आधारित है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर सकता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि कोई भी अपना नामांकन खुद कर सकता है? ये तो अविश्वसनीय है। क्या इससे प्रक्रिया का मूल्य कम नहीं होता या ये असल में इसे ज्यादा लोकतांत्रिक बनाता है? ये सवाल बहुतों के मन में आता है, लेकिन इसका जवाब है कि इसने प्रक्रिया को अभूतपूर्व रूप से लोकतांत्रिक बनाया है। अब आपको दिल्ली में किसी पहुंच की जरूरत नहीं है। एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां कोई भी नामांकन कर सकता है। अच्छा, इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक पद्म पुरस्कार समिति इन सब नामांकनों की समीक्षा करती है और अंतिम मंजूरी भारत के राष्ट्रपति देते हैं। तो इसी पारदर्शिता की वजह से अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को पहचान मिल पा रही है। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि इन पुरस्कारों के साथ कोई नकद राशि नहीं मिलती। ये सिर्फ एक सम्मान है, एक पहचान है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। खेल जगत में भी इस सम्मान की एक लंबी विरासत रही है। बहुत लंबी। क्या आप जानते हैं कि पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? नहीं, बताइए। 1957 में हॉकी के महान खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को 1956 में ही पद्म भूषण मिल गया था। और द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह? उन्हें 1959 में पद्मश्री मिला था और वो यह सम्मान पाने वाले पहले एथलीट बने। और शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद तो पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो ये दिखाता है कि इन पुरस्कारों ने हमेशा से खेल में उत्कृष्टता को सराहा है। तो हमारी आज की इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ है, 2026 के पद्म पुरस्कार सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलते भारत की एक कहानी है। हाँ, और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इसके नायक अब सिर्फ दिल्ली या मुंबई के बड़े गलियारों से नहीं, बल्कि दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ जैसे दूर दराज के इलाकों से भी आ रहे हैं। सही कहा। ये कहानी है कला और उद्योग के साथ साथ निस्वार्थ समाज सेवा को बराबर का महत्व देने की। और ये कहानी है भारत की सीमाओं से परे जाकर वैश्विक प्रतिभा को भी गले लगाने की। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के रूप में किन मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल, और शायद आज की बातचीत का सबसे बड़ा सवाल यही है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारे और आपके आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में ऐसे कितने ही गुमनाम नायक हैं जिन्हें पहचान मिलनी अभी बाकी है।